जय हिंद दोस्तों। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्रिटिकल मिनरल्स एंड देयर इंपॉर्टेंस। अब मिनरल्स, जैसा कि आप सब जानते हैं, मिनरल्स वो नेचुरल सब्सटेंसेस होते हैं जो अर्थ में पाए जाते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा गोल्ड, सिल्वर, ठीक है, कोबाल्ट, लिथियम, ये सब क्या है, ये अर्थ में पाए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद इनकी माइनिंग होती है जिससे वो निकलते हैं, फिर इनकी प्रोसेसिंग होती है जिसके बाद ये फाइनल प्रोडक्ट के तौर पे हमें मिलते हैं। ठीक है, और हम इनका अलग अलग तरह से यूज़ करते हैं। हाल फिलहाल में अभी आपने न्यूज़ में देखा होगा, पिछले साल भी कई न्यूज़ आई क्रिटिकल मिनरल्स से रिलेटेड, इस साल भी न्यूज़ में हैं कई चीज़ें। ठीक है, ये न्यूज़ काफ़ी टाइम से आ रही है, खासकर जुलाई 2023 के बाद से लगातार आ रही है न्यूज़ ये कि सेंटर ने आइडेंटिफाई किए हैं 30 क्रिटिकल मिनरल्स। क्यों किए हैं, क्या है इंपॉर्टेंस इनकी, क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन में इनका क्या रोल है। ठीक है, मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप जिसका इंडिया भी अभी हाल ही फिलहाल में हिस्सा बना है, उसका क्या इंपॉर्टेंस है इंडिया के लिए, ये आज हम सब कवर करने वाले हैं। अब क्रिटिकल मिनरल्स की जब बात कर रहे हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल कि क्रिटिकल मिनरल्स एक्चुअल में हैं क्या। क्रिटिकल मिनरल्स वो मिनरल्स हैं जो बहुत ही ज़्यादा असेंशियल हैं किसी भी कंट्री की इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए एंड नेशनल सिक्योरिटी के लिए। क्योंकि अगर इनकी अवेलेबिलिटी ना हो या बहुत कम हो, ठीक है, या इनकी कंसंट्रेशन ऑफ एग्जिस्टेंस बहुत एक सीमित जगह पे हो, क्योंकि आपने देखा है कि रिजर्व्स जो होते हैं कई मिनरल्स के, जैसे कोबाल्ट के रिजर्व अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में है, ठीक है, लिथियम आपका साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट के हिस्से में पाया जाता है। तो इनके रिजर्व्स कहीं कहीं जगह पे कंसंट्रेटेड हुए हैं, या ज्योग्राफिक लोकेशंस में, कुछ ही ज्योग्राफिक लोकेशंस में दुनिया में पाए जाते हैं। जिसकी वजह से इनकी सप्लाई चेन बहुत ज़्यादा वनरेबल होती है और डिस्ट्रप्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं इनके। दो कंडीशंस हैं किसी भी मिनरल की कैटेगरी को क्रिटिकल मिनरल्स में रखने के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल सप्लाई रिस्क एंड सेकंड इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। अब आप देखिए कि अगर कोई चीज़ आपको इजीली अवेलेबल है, अब आप मिट्टी देख लीजिए, पूरी दुनिया में आपको मिट्टी मिल रही है, ठीक है, अलग अलग तरह की हो सकती है लेकिन मिल रही है, तो इसका कोई इतना ज़्यादा मोल, इतना ज़्यादा है नहीं वैल्यू, या इतनी ज़्यादा बहुत ज़्यादा महंगी नहीं होती अवेलेबिलिटी में। लेकिन जैसे आप कुछ चीज़ें खरीदना शुरू करेंगे, सिल्वर, ठीक है, थोड़ा महंगा होगा, गोल्ड उससे ज़्यादा महंगा, डायमंड काफ़ी महंगा होता है, ठीक है, वैसे ही कई मिनरल्स होते हैं। अब इनकी महंगाई बढ़ने के चांसेस कितने हैं, या ये इतने महंगे क्यों हैं सब मिनरल्स, क्योंकि इनकी अवेलेबिलिटी जो है, ठीक है, ये दुनिया के हर कोने में नहीं पाए जा रहे हैं, ये बहुत कम जगहों पे पाए जाते हैं। और वहाँ से भी जब ये माइनिंग के बाद इनकी प्रोसेसिंग होती है और उसके बाद जब ये डिस्ट्रीब्यूट होते हैं पूरी दुनिया में, तो इनकी वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। जो चीज़ जितनी ज़्यादा कम क्वांटिटी में अवेलेबल होती है, उसकी डिमांड उतनी ज़्यादा हाई होती है। लेकिन इसके साथ इसका रिस्क भी बढ़ जाता है, क्योंकि आपकी वनरेबिलिटी बढ़ जाती है। वनरेबिलिटी मीन्स ये संभावना बढ़ जाती है कि वो कभी भी सप्लाई चेन उसकी टूट सकती है, या उसके प्राइस इतने ज़्यादा हाई हो सकते हैं, ठीक है, ये क्या, जिससे वो इम्पोर्ट करने में हमारी कंट्री के लिए बहुत ज़्यादा कॉस्टली हो। ठीक है, ऐसे मिनरल्स जिनकी सप्लाई रिस्क बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा डिस्ट्रप्शन होने के चांसेस ज़्यादा हैं उनके, और दूसरा जिनकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। ठीक है, डिस्ट्रप्शन होने के चांसेस से ज़रूरी नहीं है कि वो क्रिटिकल मिनरल हो जाए, क्योंकि वो आपके लिए भी ज़रूरी होना चाहिए मिनरल। तो दूसरा है उसकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस कितने ज़्यादा है। नेक्स्ट देखेंगे अब इसके बारे में हम क्यों बात कर रहे हैं अभी, क्योंकि अभी मिनिस्ट्री ऑफ माइंस ने एक एक्सपर्ट कमेटी को गठित किया, और एक्सपर्ट कमेटी ने आइडेंटिफाई किए 30 ऐसे क्रिटिकल मिनरल जो इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और जिसमें कि लिथियम, कोबाल्ट, निकल, ग्रेफाइट, टिन, कॉपर, मैग्नीज, क्रोमियम, सिलिकॉन और भी कई सारे इंक्लूड हुए हैं। अब दिक्कत यह है कि इनको क्रिटिकल सिर्फ इसलिए नहीं बोल रहे हैं क्योंकि एक तो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस तो इनकी है और सप्लाई रिस्क भी है इनका, लेकिन एक और चीज़ है कि इंडिया में जो रिजर्व हैं कई मिनरल्स के, वो या तो बहुत कम हैं या वैसे ही नहीं है मिनरल्स के रिजर्व। अभी हाल ही में J&K में लिथियम का रिजर्व, एक रिपोर्ट आई थी कि लिथियम के रिजर्व हो सकते हैं यहाँ पे, पर उसके बाद आगे क्या होगा उसका वो अभी तक देखना बाकी है। अब इन क्रिटिकल मिनरल्स की इंपॉर्टेंस है क्या इंडिया के लिए, एक्चुअल इंपॉर्टेंट कैसे है ये इंडिया के लिए। पहला, इकोनॉमिक ग्रोथ। क्रिटिकल मिनरल्स जो हैं वो इतने असेंशियल है मैन्युफैक्चरिंग के लिए। अब किस चीज़ की मैन्युफैक्चरिंग के लिए, जैसे कि हाई टेक प्रोडक्ट्स हो गया, आपके रिन्यूएबल एनर्जी टेक्नोलॉजीज होगी, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो गया। अगर इन मिनरल्स का एक्सेस आपके पास है तो इकोनॉमिक ग्रोथ आप अच्छी हो सकती है, क्योंकि वेरियस इंडस्ट्रीज को बूस्ट मिलता है
अच्छे प्रोडक्ट्स बनाने में, इवन रिन्यूएबल एनर्जी टेक्नोलॉजीज को अपग्रेड करने में। दूसरा, एनर्जी सिक्योरिटी। अब इनमें से कई क्रिटिकल मिनरल्स ऐसे हैं जो यूज़ होते हैं रिन्यूएबल एनर्जी टेक्नोलॉजीज की प्रोडक्शन में, जैसे कि सोलर पैनल्स में आप देखिए, ठीक है, विंड टर्बाइन्स में जो मोटर्स लगती हैं, जो मैग्नेट्स लगते हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल बैटरीज में जैसे लिथियम आयन बैटरीज बनती हैं। सो इन मिनरल्स में इन्वेस्ट करना इंडिया की एनर्जी सिक्योरिटी के लिए भी बहुत अच्छा बात है, क्योंकि इससे आपका जो रिलायंस है फॉसिल फ्यूल्स पे, खासकर ऑयल पे, कोल पे, ये बहुत चीज़ों में घटता है ये, ठीक है। तीसरा है टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट कैसे होगी? क्योंकि जो स्मार्टफोन्स बन रहे हैं, कंप्यूटर्स की बन रहे हैं, लैपटॉप्स बन रहे हैं, या इवन एरोस्पेस इंडस्ट्रीज़ में एरोस्पेस इक्विपमेंट बन रहे हैं, स्पेस टेक्नोलॉजी के कई इक्विपमेंट्स बन रहे हैं, उसमें क्रिटिकल मिनरल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। फोर्थ, जॉब क्रिएशन। अब अगर जब आपकी मिनरल्स, नए नए मिनरल्स पे आप एक्सप्लोर करोगे, उनकी माइनिंग करोगे, प्रोसेसिंग चलेंगी क्रिटिकल मिनरल्स की, तो ये बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी क्रिएट करेंगे अक्रॉस मल्टीपल सेक्टर्स, ठीक है, जैसे कि माइनिंग में, मैन्युफैक्चरिंग में, रिसर्च में, डेवलपमेंट में। सो ये जॉब क्रिएशन का काम भी ज़्यादा अच्छे से होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर तो डेवलप हो गई इनके साथ, क्योंकि ये ट्रांसपोर्ट नेटवर्क्स में भी यूज़ होंगे, टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम्स में भी। नेशनल सिक्योरिटी। अब आप देखिए, अगर एक स्टेबल सप्लाई होगी क्रिटिकल मिनरल्स की, सो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगी नेशनल सिक्योरिटी को मेंटेन करने में, क्योंकि ये मिनरल्स बहुत असेंशियल हैं डिफेंस टेक्नोलॉजीज़ में हमारे, खासकर वेपन सिस्टम जो बन रहे हैं, नए से नए लेटेस्ट जो वेपन सिस्टम बन रहे हैं, कम्युनिकेशन डिवाइसेस जो बन रहे हैं, सर्वेलेंस इक्विपमेंट, आप देखिए ड्रोन्स की टेक्नोलॉजी आप आजकल देख रहे हो नई, ठीक है, नई नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं सर्वेलेंस के लिए भी, सो वहाँ बहुत बड़ा मेजर रोल प्ले कर सकते हैं। अनदर वन इज एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी। सी, आपकी अगर रिन्यूएबल एनर्जी पे आपका ज़्यादा इन्वेस्ट होगा और आपकी ज़्यादा प्रोडक्शन होगी, सो ये लाजमी है कि जो इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी है वो आपकी बढ़ेगी, आपकी कंट्री की, और कार्बन एमिशंस भी कम होंगे। नेक्स्ट वन है इंटरनेशनल रिलेशंस। अब क्रिटिकल मिनरल्स का एक्सेस होना आपके डिप्लोमेटिक रिलेशंस में और ट्रेड पार्टनरशिप्स में भी बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस क्रिएट करता है। खासकर जब आप चाइना की बात करेंगे तो चाइना पे जैसे डिपेंडेंसी इंडिया की बहुत ज़्यादा है इस टाइम क्रिटिकल मिनरल्स की, और फॉसिल फ्यूल्स पे मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज पे बहुत ज़्यादा है। सो अगर एक्सेस होगा इन क्रिटिकल मिनरल्स का बहुत अच्छे से, सो हमारे रिलेशंस और हमारी डिप्लोमेसी में बहुत ज़्यादा सुधार हो सकता है बाकी कंट्रीज के मुकाबले। एंड लास्ट इज वैल्यू एडिशन, इनोवेशन एंड रिसर्च। अब इनोवेशन एंड रिसर्च होगी जब ये अलग अलग फील्ड्स में यूज़ हो रहे हैं क्रिटिकल मिनरल्स, जैसे कि मटेरियल साइंस में इन पे रिसर्च चली हुई है, मटेरियल साइंस इंजीनियरिंग पे, इन्वायरमेंटल स्टडीज़ में। अब ये क्योंकि अब इसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं, तो कुछ तो ऐसा हुआ होगा जिसके बारे में, इनके बारे में अभी इतना डिस्कस कर रहे हैं। सो अभी रिसेंट डेवलपमेंट्स क्या हुई हैं इसके रिगार्डिंग। अभी 2023 में, पिछले साल, इंडिया को यूएस लेड मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप है, उसमें इन्वॉल्व किया गया, ठीक है, ऐड हुई इंडिया, और ये 14 कंट्रीज का ग्रुप है पूरा। एक्चुअल में ये पार्टनरशिप है क्या? ये बेसिकली पार्टनरशिप है पब्लिक और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को बूस्ट देने के लिए क्रिटिकल मिनरल्स की एरिया में, और इनका की रोल बेसिकली मेनली यही है कि जो चाइना पे डिपेंडेंस है मिनरल्स के इस टाइम वर्ल्ड वाइड, वो कम हो। नेक्स्ट, इंडिया ने इशू किए अपनी क्रिटिकल मिनरल पॉलिसी में अभी 30 मिनरल्स, क्रिटिकल मिनरल्स इंडिया के लिए दिखाए गए हैं। देन यूनियन कैबिनेट ने क्लियर किया कमर्शियल माइनिंग, लिथियम की भी और 5 अदर क्रिटिकल मिनरल्स की भी। और अभी रिसेंटली इन फरवरी 2024 कैबिनेट ने अप्रूव किया रॉयल्टी रेट 12 क्रिटिकल मिनरल्स के, और अब इनकी ऑक्शंस भी बहुत जल्द होंगे इनकी माइनिंग के लिए। सो ये सारी अभी रिसेंट डेवलपमेंट्स हुई हैं। तो अब एक चीज़ हो रही है कि इतनी डेवलपमेंट्स अभी रिसेंटली इतनी ज़्यादा क्यों हुई हैं? ये कुछ ऐसा रीज़न हुआ होगा, कुछ ऐसा ट्रिगर हुआ होगा कि आपकी इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस पे आ गए हैं क्रिटिकल मिनरल्स और इनसे रिलेटेड इश्यूज। अगर आप इस चार्ट के सारे देखिए, एक चीज़ बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है ये, ठीक है। चाइना के साथ रिश्ते आपके जैसे भी रहे, चाइना के साथ आपके कितने टसल्स हुए पहले, गलवान वैली पे, अक्साई चिन एरियाज पे, या अरुणाचल प्रदेश के साइड भी अभी कुछ ना कुछ लगा रहता है कुछ। लेकिन आपको ये मानना पड़ेगा कि आपकी अभी भी डिपेंडेंस चाइना पे कुछ चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा है। दैट्स व्हाई कि अभी रिसेंटली भी जो ट्रेड डेफिसिट है इंडिया का चाइना के साथ, वो बहुत ज़्यादा है अभी भी। और यहाँ पे भी आप देखिए, जो इंडियाज़ का नेट इम्पोर्ट रिलायंस है क्रिटिकल मिनरल्स के लिए, वो किन कंट्रीज पे ज़्यादा है और किन मिनरल्स का ज़्यादा है। अब लिथियम, कोबाल्ट, निकल जो सबसे इम्पोर्टेंट मिनरल्स हैं इस टाइम बैटरीज के लिए, ईवी के लिए, उस पर चाइना पे हमारी डिपेंडेंस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हम चाइना से ही ज़्यादा इंपोर्ट कर रहे हैं। इवन चाइना से हम क्या, बहुत ज़्यादा दुनिया के बहुत ज़्यादा देश चाइना पे डिपेंड है। और इसका रीज़न क्या है?
कि चाइना पे डिपेंड है। इसका रीज़न ये है कि चाइना की मिनरल में मोनोपोली है, और ये आज से नहीं हुई है, ये काफ़ी टाइम से है। अब आप देखिए यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि हाफ ऑफ द वर्ल्ड रिजर्व्स ऑफ कोबाल्ट वो आपका जो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो से लेकर नॉर्दर्न जाम्बिया में से ना अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में पड़ रहा है ये कंट्रीज। यहाँ पे दुनिया का आधा रिजर्व है कोबाल्ट का, लेकिन जो माइनिंग होती है कोबाल्ट की वो डोमिनेट करती है चाइना और चाइना की कंपनीज वहाँ पे। इन 2021 चाइना ने 75% ऑफ द वर्ल्ड्स रिफाइंड कोबाल्ट प्रोड्यूस किया था। तो दुनिया यहाँ से लेगी, क्योंकि इतना ज़्यादा जब प्रोड्यूस कर रहे हैं तो आप यहीं से इंपोर्ट करेंगे। और ये चाइना, जैसा कि मैंने कहा, ये सिर्फ अभी से नहीं चीज़ें कर रही है, ये पास्ट 20 ईयर्स मीन्स स्टार्टिंग हुई थी 2000s की, उस टाइम से चाइना ने बहुत धीरे धीरे माइनिंग के कंसेशंस लेना शुरू किए क्रिटिकल मिनरल्स के लिए। डिफरेंट कंट्रीज में जा जाके वहाँ पे माइनिंग राइट्स लिए, ठीक है, माइनिंग इंडस्ट्रीज खोली और अपनी एक्सपर्टीज बिल्ड की इस रॉ मिनरल्स को प्रोसेस करने के लिए रिफाइंड मेटल्स में। इवन इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, उनका भी एस्टिमेट यही है कि चाइना का जो शेयर है रिफाइनिंग में अराउंड 50 to 70% है लिथियम के लिए और कोबाल्ट के लिए, कि जो दुनिया में लिथियम और कोबाल्ट मिल रहा है आपको रिफाइन ओके, उसमें 50 to 70% चाइना का शेयर है दुनिया में। सो चाइना बहुत ज़्यादा डोमिनेट करती है क्रिटिकल मिनरल के लिए पूरी दुनिया में। और नेशन जो चाइना है वो रिस्पॉन्सिबल इसलिए भी है कि वहाँ पे 90% रेयर अर्थ एलिमेंट्स पाए जाते हैं, और जो कि बहुत असेंशियल रॉ मटेरियल्स हैं। किस चीज़ के लिए? आपके जो विंड टर्बाइंस होती हैं उनमें परमानेंट मैग्नेट्स लगते हैं, आपकी जो ईवी मोटर्स होती हैं उनमें भी मैग्नेट्स लगते हैं। सो इन मैग्नेट्स को बनाने के लिए इन रेयर अर्थ एलिमेंट्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। सो इंडिया की डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा है इसलिए चाइना पे। और जो दुनिया के 10 टॉप बैटरीज मेकर हैं उनमें से 5 तो सिर्फ चाइनीज़ हैं। इससे आप ओवरऑल एक इमेज लगा लीजिए कि चाइना की मोनोपोली कितनी क्रिएट हुई है मार्केट। सो इसके लिए अब इससे इंडिया में क्या प्रॉब्लम हो सकती है, सिवाय सिर्फ इसलिए नहीं कि चाइना के ऊपर डिपेंडेंसी है, इवन रशिया और यूक्रेन से भी हम बहुत चीज़ें इंपोर्ट कर रहे थे, जैसे कोबाल्ट, लिथियम, वहाँ से भी इंपोर्ट कर रहे थे। लेकिन जब रशिया और यूक्रेन की वॉर छिड़ी तो वो सप्लाई चेन भी बहुत ज़्यादा डिसरप्ट हुई। सो इंडिया के लिए प्रॉब्लम्स ये भी हैं कि चाइना की जो हेजेमनी है, इट मीन्स एक दबदबा जो बना हुआ है क्रिटिकल मिनरल्स में, वो इंडिया के लिए अच्छा नहीं है। दूसरा, चाइना जो है वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है और एक्सपोर्टर है रेयर अर्थ एलिमेंट्स का, और इंडिया रिलाई बहुत बुरी तरह कर रहा है चाइना पे इन एलिमेंट्स को लेके। सो इंडिया अपने आप को बहुत ऐसी वनरेबल स्थिति में ला रहा है जहाँ पे सप्लाई डिस्ट्रप्शंस हों या प्राइस फ्लक्चुएशंस हों तो बहुत नेगेटिवली इम्पैक्ट कर सकती है इंडिया को या इंडियन इकोनॉमी को। और जैसे कि कोविड-19 ने एक चीज़ हमें सिखा दी है कि ओवर रिलायंस होना किसी एक कंट्री पे या किसी एक कंपनी पे, वो भी क्रिटिकल सप्लाईज के लिए, बहुत ज़्यादा अच्छी बात नहीं है। और हिस्ट्री गवाह है कि जिस कंट्री ने एनर्जी पे कंट्रोल किया है अपना, उसने उस कंट्रोल को या उस एनर्जी को पावरफुल वेपन की तरह यूज़ किया है दूसरे कंट्रीज। एग्जाम्पल आप यूएस देख सकते हैं, जैसे अरब कंट्रीज में ऑयल पे ज़्यादा कैप्चर किया था अमेरिकन कंपनीज ने, सो पूरी दुनिया पे उनका इम्पैक्ट था, वो बहुत ज़्यादा हुआ। सो अब ये प्रॉब्लम्स तो हैं, लेकिन इनके सॉल्यूशंस भी होंगे। इंडिया के लिए वे फॉरवर्ड क्या है अभी? सबसे पहला तो अपनी जो रिन्यूएबल वैल्यू चेन है या जो क्रिटिकल मिनरल्स की सप्लाई है वो इंडिया को सिक्योर करनी पड़ेगी पहले, क्योंकि आप ऑलरेडी डिपेंडेंट हैं चाइना पे बहुत ज़्यादा चीज़ों के लिए, उसमें से क्रिटिकल मिनरल्स भी एक बहुत बड़ी चीज़ है। और दैट्स वाई कि ट्रेड डेफिसिट जो चाइना के साथ है बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, इवन ओवर $100 बिलियन से ऊपर चला गया था इस बार। तो ये चीज़ पहले अपना सिक्योर करना क्रिटिकल मिनरल की सप्लाईज को बहुत ज़रूरी है। और जैसे कि इंडिया के अभी रिसेंट इनिशिएटिव्स हुए हैं, जैसे कि कोलैबोरेशंस हुई हैं, मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप, या कमर्शियल माइनिंग के लिए अप्रूवल दिया गया है गवर्नमेंट द्वारा, या जॉइंट वेंचर्स हो रहे हैं डिफरेंट कंट्रीज़ के साथ जैसे ऑस्ट्रेलिया, जापान। सो ये इंडिया की सेल्फ सफिशिएंसी को इम्प्रूव कर रहा है या फोर्टिफाई कर रहा है क्रिटिकल मिनरल्स में। और इंडिया को डेवलप्ड नेशन से ये चीज़ सीखनी चाहिए कि कैसे आपस में कोलैबोरेट करके अपनी मिनरल नीड्स को सिक्योर कर सकते हैं, या डिफरेंट अपने, जैसे हमारा क्वाड ग्रुप है, हम बिम्स्टेक के भी मेंबर हैं। सो आप कैसे अपने जो दूसरी कंट्रीज़ हैं जैसे साउथ एशियन कंट्रीज़ हैं या क्वाड नेशंस हैं, उनके साथ कैसे कोलैबोरेट करके अपनी मिनरल सप्लाईज को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकते हो या सप्लाई चेन को और ज़्यादा इम्पैक्टफुल रख सकते हो। क्योंकि अब ये मिनरल्स आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, सिर्फ इंडिया के लिए नहीं, दुनिया के लिए भी। और इंडिया को अगर क्लीन एनर्जी पे शिफ्ट होना है, जैसे कि इंडिया का टारगेट भी है बाय 2030 तक कि बहुत ज़्यादा हमें रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज पे रिलाय होना है और फॉसिल फ्यूल्स को थोड़ी उनकी ज़रूरत को थोड़ा कम करना है।
सो इंडिया के लिए क्रिटिकल मिनरल्स की सप्लाई चेन को बनाए रखना और इनकी अवेलेबिलिटी होना इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो ये था क्रिटिकल मिनरल्स के बारे में। और तब तक वही बात कहूँगा जो हमेशा कहता हूँ, अपनी इमेजिनेशन और क्यूरियोसिटी को ज़िंदा रखिए, सीखते रहिए, खुश रहिए और आबाद रहिए। जय हिंद।